प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की जो समय सीमा थी वो थी 1936 से 1943 के मध्य। प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ था 1936 और 43 के मध्य। प्रगतिवाद का मतलब होता है आगे बढ़ना, लेकिन हिंदी साहित्य क्षेत्र में इसका अर्थ आगे बढ़ना न होकर प्रगतिवाद काव्य के रूप में लिखा जाना है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो जो विचारधारा हम राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहा जाता है। और वैसे अगर इसका अर्थ देखा जाए तो प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। प्रगतिवाद काव्य के दौरान समाज को हम दो वर्गों में विभक्त करते हैं। जैसे नंबर 1 है शोषित वर्ग, शोषित वर्ग, और दूसरा हम शोषक वर्ग के रूप में लेते हैं, शोषक वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत हम जैसे इस धारा में पूंजीपति है, मील मालिक है, पूंजीपति मील मालिक है, जमींदार है इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि शोषित वर्ग का शोषण करते हैं। यानी कि पूंजीवाद, मील मालिक, जमींदार जो हैं, ये इन लोगों का, शोषित वर्ग जो है इनका शोषण करते हैं। और शोषित वर्ग के अंतर्गत हम लेंगे जैसे किसान है, पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति, श्रमिक हो गया या मजदूर इत्यादि को इसमें शामिल किया जाता है। यानी उस समय प्रगतिवाद के दौरान समाज जो है दो वर्गों में विभक्त था, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति, मील मालिक और जो जमींदार है वो इत्यादि आते थे, जो कि शोषित वर्ग का शोषण किया करते थे। और शोषित वर्ग के अंतर्गत किसान, पीड़ित, श्रमिक और मजदूर इत्यादि व्यक्ति इसमें आते थे। तो साहित्य के दौरान हुआ क्या कि इन लोगों ने, जो कवि थे, वो ये चाहते थे कि समाज में एक समता स्थापित हो, यानी दोनों वर्गों के बीच समता स्थापित हो, कोई ऊंच नीच का भेद ना हो। तो कवियों ने उस समय जो है समाज को साम्यवादी स्वरूप के रूप में लिखा, देखा, और उसी पर उन्होंने काव्य रचे। तो जो उस समय साहित्य रचा गया वही प्रगतिवाद कहलाया। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद थी, वही साहित्यिक क्षेत्र में क्या था? प्रगतिवाद। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ जो है वो 1936 और 43 के मध्य लिखा गया। और जो साहित्यिक क्षेत्र में जो कवि प्रगति के रूप में लिख पाए उनमें से प्रमुख हैं जैसे राघे राघव है, राघेव राघव है, नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, और कुछ कवि जो है वो छायावाद के दौरान भी इसमें आ जाते हैं। जैसे निराला की कुछ रचनाएं हैं, दिनकर जी हैं, ये प्रमुख कवि हुए थे प्रगतिवाद के दौरान। अब हम प्रगतिवाद की काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं। प्रगतिवाद की काव्यगत प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो सबसे पहली है शोषितों की दीनता का चित्रण।
यानी कि प्रगतिवाद के दौरान सर्वप्रमुख जो विशेषता जो सामने आती है वो है शोषितों की दीनता का चित्रण। क्योंकि प्रगतिवाद काव्य के दौरान प्रगतिवाद का जो मूल का जो केंद्र था वो शोषित वर्ग था, मूल केंद्र शोषित वर्ग था। इसके दौरान कवियों ने किसानों की, जैसे किसानों की, मजदूरों की, पीड़ितों की दीनता का चित्रण कारुणिक रूप में किया है, यानी करुणा के रूप में, दया भावना के रूप में उसको दर्शाया है, करुणा के रूप में चित्रण उसमें किया है। किसानों की, मजदूरों की, पीड़ितों की जो दयनीय दशा उस समय थी उसका चित्रण जो है प्रगतिवादी कवियों ने प्रमुख रूप से किया है। जैसे दिनकर जी की जो प्रसिद्ध लाइन है वो है, स्वानों को मिलता दूध, स्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, भूखे बालक अकुलाते हैं, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। यानी कितना कारुणिक दृश्य जो है वो दिनकर जी ने इसमें किया है कि सवानों को मिलता दूध वस्त्र, यानी जो उस समय जो थे सवान कुत्ते, यानी हंस कुत्ते जो भी थे, सवानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, जो भूखे बालक थे वो तो रोते हैं, और माँ जो है उन ठिठुरती है, ठिठुरती रात्रि में माँ की छाती से चिपक चिपक कर वो सर्द रात्रि जो है वो बिताते हैं। बहुत ही अच्छा चित्रण किया है दिनकर जी ने, और शोषितों की दीनता का चित्रण किया है। शोषक वर्ग के प्रति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, यानी कि प्रगतिवादी कवियों ने शोषक वर्ग जो था, यानी कि जो मिल मालिक थे, पूंजीपति वर्ग था, जमींदार थे, उनको कवि ने निर्दयी, कपटी और स्वार्थी कहा है। कवियों ने जो वर्णन किया है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा दिखाई है, यानी वो मानते हैं कि इनके अंदर जो करुणा का भाव है, जो दया का भाव है वो बिल्कुल नहीं था। मील मलिक, पूंजीपति वर्ग, जमींदार इत्यादि को इन्होंने निर्दयी, कपटी, स्वार्थी कहा है। तीसरा है ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था, यानी प्रगतिवादी जो कवि हुए हैं, जो भी प्रगतिवादी कवि हुए हैं, उन्होंने अपने काव्यों में ईश्वर और धर्म के प्रति लोगों में विश्वास नहीं था उन लोगों को, और वो जो है वो मानते थे कि जो धर्म है, जो ईश्वर है वो बिल्कुल नहीं है। उनके प्रति अनास्था थी उन लोगों की प्रगतिवादी काव्य में, और ये मानते थे कि जो धर्म है, धर्म या जो भाग्यवादी लोग हैं, जो भाग्यवाद है या भाग्यवादी लोग हैं, वो शोषित वर्ग का प्रमुख कारण वो इनको मानते हैं। यानी कि वो मानते हैं कि धर्म जो है, जो भाग्यवाद है, वो प्रगतिवाद के दौरान जो बीच में आता है,
और ईश्वर और धर्म के प्रति उन लोगों में बिल्कुल भी अनास्था थी, बिल्कुल नहीं मानते थे, वो रास्ते का रोड़ा मानते थे इनको, कि इसी कारण से समाज के अंदर जो है वो एक भाव नहीं है और भोगवाद या भाग्यवाद या धर्म जो है वो इसके बीच में अड़े आता है। और प्रमुख शस्त्र का वो हथियार मानते हैं, प्रमुख शस्त्र मानते हैं, हथियार मानते हैं किसको? धर्म को। प्रमुख हथियार शस्त्र मानते हैं धर्म को, प्रगतिवादी जो काव्य जो इस दौरान रचा गया था। नंबर 4 पे है रूढ़िवादिता का विरोध। प्रगतिवादी जो कवि थे, प्रगतिवाद जो था वो रूढ़ि, धर्म, बाह्य आडंबर, कुरीतियां इत्यादि जो थे रूढ़िवादिता का इन्होंने विरोध किया है, प्रबल विरोध किया है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। यानी प्रगतिवाद काव्य के दौरान उस समाज में जो धरातल पर मौजूद जो परिस्थितियां थी, जो विषमताएं थी, उनके खिलाफ उन्होंने जागरूकता का काम किया कवियों ने। और उस समाज को, क्योंकि वो समाज को समता में लाना चाहते थे, बराबर लाना चाहते थे, वो मानते थे कि जो धर्म है, जो ईश्वर है, वो इनके बीच में आड़े आता है। और सामाजिक जीवन का यथार्थ का चित्रण उस समय उन्होंने किया, जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करने का कार्य किया, बुराइयों को दूर किया। और भूखमरी, बेरोजगारी, भूखमरी बेरोजगारी का यथार्थ चित्रण कवियों ने अपने काव्यों के माध्यम से उन्होंने किया था। और विभिन्न प्रकार के जो कवि थे उन्होंने अपने काव्यों के दौरान इन बातों को उठाया, बुराइयों को दूर किया जितनी भी थी, और भूखमरी बेरोजगारी का यथार्थ उस समय का चित्रण किया। 6 नंबर पॉइंट है क्रांति की भावना। यानी प्रगतिवादी जो कवि थे उन्होंने क्रांति की भावना से लोगों को, एक बदलाव की भावना से लोगों को जागरूक किया। और जागरूकता फैलाते हुए, साथ साथ कुरीतियों को दूर करते हुए, सामाजिक विषमता के रूप में उन्होंने लिखा। जैसे जागरूकता फैलाना प्रमुख इनका कार्य था। बुराइयों को दूर करना, समाज में समता स्थापित करना, समाज में समता स्थापित करना इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट हम बात करेंगे नारी की भावना। प्रकृतिवादी काव्य के दौरान नारी की यथार्थ रूप में भावना का चित्रण, कारुणिक चित्रण किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार छायावादी काव्य में नारी को प्रेम के रूप में दर्शाया था, उसी प्रकार जो प्रकृतिवाद है उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और नारी जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में कार्य करती हुई नजर आती है। और इसमें नारी की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। दयनीय दशा का वर्णन। और कहीं कहीं पर काव्यों में कारुणिक चित्रण भी मिलता है। कारुणिक चित्रण भी उस समय कवियों द्वारा दर्शाया गया है। जैसे एक प्रसिद्ध लाइन है, मैंने देखा नारी को इलाहाबाद के पथ पर
इलाहाबाद के पथ पर कार्य करते हुए, इलाहाबाद के पथ पर कार्यशील या कार्य करते हुए, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हुए मजदूरनी के रूप में उसको दिखाया गया है। यानी नारी की वास्तविक जो दशा थी उस समय उसको दिखाया गया है करुणा के माध्यम से। दयनीय दशा का वर्णन, कारुणिक चित्रण। मैंने देखा नारी को इलाहाबाद के पत्थर पर, यानी वो पथ पर जो कार्य कर रही थी उसका कारुणिक चित्रण इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वह है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, यानी कि समाज में उस समय समाज की वास्तविकता का चित्रण हुआ है। समाज में जो धर्म आडंबर कुरीतियां जो थी उनका हुआ है, जागरूकता का कार्य किया गया। जो शोषित वर्ग जो था उसका वास्तविक रूप में उसमें चित्रण किया गया है। शोषित वर्ग का चित्रण, शोषित वर्ग का मार्मिक चित्रण बोल सकते हैं, मार्मिक चित्रण। यानी जो सामाजिक जीवन में जो था, जो धरातल पे था उस समय, उसी का वर्णन, आंखों देखा वर्णन प्रगतिवादी काव्य के दौरान किया गया था। और लास्ट हमारा पॉइंट है शैलीगत विशेषताएं। शैलीगत विशेषताएं, यानी कि प्रगतिवाद के दौरान जो कवियों की जो भाषा शैली थी वो किस प्रकार की थी। भाषा शैली जो थी सहज, सरल थी, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को देखते ही समझ में आ जाती थी, सहज और सरल थी। मुक्तक छंद का प्रयोग उन्होंने किया, मुक्तक छंद का प्रयोग उन्होंने किया। और जो भाषा शैली थी वो अलंकार विहीन थी, अलंकार विहीन शैली थी। तो शैलीगत विशेषताओं के अंदर हमने देखा भाषा शैली सहज और सरल थी, जो कि प्रत्येक काव्य को देखते ही समझ में आ जाए, और यथार्थ रूप में उसका चित्रण था, जैसे था वैसे उन्होंने कवियों ने वो दर्शाया। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया, कोई भी भाषा में बनावटी बात नहीं थी, कोई भी छंद जो है विशेष प्रकार से नहीं था, और अलंकार विहीन शैली थी, यानी अलंकारों का बिल्कुल भी उसमें प्रयोग नहीं किया गया था। आज हम ये प्रगतिवाद का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हमने कर लिया है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि प्रगतिवाद का समय सीमा जो थी वो 1936 से 43 के मध्य मानी गई है। और प्रगतिवाद का मतलब होता है आगे बढ़ना, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है। इसकी जो परिभाषा है वो है जो राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, जो राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाता है। यानी कि समाज में कुछ हिंदी के ऐसे कवि हुए थे जो समाज के एक विचारक के रूप में थे, और एक विचार को उन्होंने हासिल किया और समाज को समता के रूप में दर्शाना वो चाहते थे या दर्शाया, तो वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाया। और प्रगतिवाद के दौरान हमने देखा कि समाज को दो वर्गों में बांटा गया था, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे आते हैं जो पूंजीपति थे, मील मालिक थे और जमींदार थे, जिन्होंने दूसरे वर्ग शोषित वर्ग का उन्होंने
जो है वो शोषण किया था। और शोषित वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं कि पीड़ित व्यक्ति है, किसान है, जमींदार है और श्रमिक है, मजदूर है इत्यादि को लिया जा सकता है, जिनका शोषण पूंजीपति लोगों द्वारा किया गया। तो समाज को हमने दो भागों में बांटा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रगतिवाद की जो हिंदी में प्रगतिवाद की का जो समय सीमा है वो 1936-43 के मध्य मानी गई है। और उसके प्रमुख जो कवि हैं वो है नागार्जुन, रांगे राघव, मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन इत्यादि कवि जो है उसके दौरान आते हैं। और कुछ जो कवि हैं वो छायावाद का जो उत्तर छायावाद था, लास्ट का जो काल था उसके दौरान आ जाते हैं, जैसे दिनकर जी हैं, उन्होंने भी प्रगतिवाद के रूप में कुछ लिखा था समाज के बारे में। और फिर हमने देखा कि प्रगतिवाद की काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले हमने किया था कि शोषितों की दशा का शोषितों की दीनता का चित्रण उसमें किया गया था। दूसरे में हमने देखा शोषक वर्ग के प्रति घृणा थी। तीसरे में हमने देखा कि धर्म और ईश्वर के प्रति इन लोगों की बिल्कुल अनास्था थी। और 4 नंबर पे हमने देखा कि इन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया था। नंबर 5 पे हमने देखा है कि सामाजिक जीवन में बदलाव या क्रांति की भावना इन्होंने फैलाई है। सामाजिक जीवन का यथार्थ रूप में इन्होंने चित्रण किया है। फिर नारी की भावना का कारुणिक दयनीय जो चित्रण है वो इन्होंने किया है। और लास्ट हमने देखा कि शैलीगत विशेषताओं में उनकी शैली जो थी जो अलंकार विहीन थी, मुक्त छंद का प्रयोग किया और भाषा उनकी थी बिल्कुल सहज और सरल थी, बनावटी भाषा बिल्कुल नहीं थी। तो विद्यार्थियों, हमने आज प्रगतिवाद की काव्यगत विशेषताओं का ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हिंदी प्रयोगवाद और नई कविता। धन्यवाद।